नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की सेकंड बुक, जिसे हम कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाले चैप्टर, इस पूरी बुक में हम इसे एक तरह से कहें कि ये भारतीय अर्थशास्त्र का इतिहास है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास है। तो ये कहना भी एक हद तक सही होगा, क्योंकि इस पूरी किताब में आप जो है क्लास 12th वाली जो हमारी बुक है उसमें हम 1947 से लेकर और आज तक के भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। और लगभग एक पूरा कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ कहते हैं पूरा एक ओवरव्यू ले लेंगे हम पूरी इस बुक में कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेकर और आज वर्तमान तक कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन से बदलाव हुए हैं। आज की जो भारतीय आर्थिक स्थितियां हैं वो किस तरह किन किन पैमानों से आज इन स्थितियों में पहुंची हैं, इस सब का विश्लेषण, इस सब का एक कह सकते हैं कि जो ऊपरी जो कह सकते हैं कि नज़र डालना, ये हम इस बुक में करने वाले हैं। तो देखिए, इस जैसे कि आप टाइटल बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इस किताब यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस किताब के पहले चैप्टर के आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप टाइटल बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम एक छोटी से पॉइंट से हम आज की बात शुरू करें तो हम पाएंगे कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली और भारत की आज़ादी के समय यानी कि इंडिपेंडेंस ईव पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की दशा क्या थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ क्या थीं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा अपनी आज की यहीं से शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण, यानी ब्रिटिश काल में जैसे कि हमने देखा या अन्य विषयों में, हम इतिहास में या राजनीति विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से भारतीय जो है भारतीय पूरी प्रणालियों में लगभग हर एक पक्ष पर जो है अंग्रेजों का, ब्रिटिश शासन का जो है नियंत्रण रहा, उनका प्रभाव रहा। लेकिन यहाँ क्योंकि हम अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण। हाँ, तो हम बात करने जा रहे हैं ब्रिटिश शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लगभग अपने जो अनुभव हैं, अपना जो इतिहास है 1947 से पहले का, उसका एक निष्कर्ष, उसका एक निचोड़ निकालते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत के जो है लगभग हर एक पक्ष पर, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, भारत का आर्थिक पक्ष हो, राजनीतिक पक्ष हो, उन सभी पर अपना प्रभाव छोड़ा, अपना नियंत्रण छोड़ा। और उस प्रभाव को हम भारतीय जो है व्यवस्थाओं के शोषण के रूप में देखते हैं कि भारतीय जो जितनी भी संस्थाएं थीं या भारतीय जितनी व्यवस्थाएं थीं, उन सब का शोषण अंग्रेजी काल में यानी ब्रिटिश काल में हम ब्रिटिशों के जो है शोषण के रूप में पूरे इस माहौल को, उस पूरी स्थिति को देखते हैं। उस सब में से हम बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन में केवल हम भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के पक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण की बात करते हैं, यानी किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लूटा, तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण पक्षों की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 सबसे मेन जो सेक्टर्स थे उस समय, उनकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो है एक जो है साधन में से, सबसे महत्वपूर्ण एक सेक्टर में से हम कृषि क्षेत्र की बात करेंगे, हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, और हम विदेशी व्यापार की बात करेंगे। यानी कि जब हम भारतीय दशा की बात करते हैं 1947 के समय की, या भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटिशर्स के द्वारा शोषण की बात करते हैं, तो यहाँ हम मूल रूप से 3 क्षेत्रों की, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों की बात कर रहे होते हैं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा विदेशी क्षेत्र, यानी एग्रीकल्चर फील्ड की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल फील्ड की बात करेंगे और फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार की बात करेंगे। तो यहाँ जब विदेशी व्यापार की बात करते हैं,
हम कृषि क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। चैप्टर के स्टार्टिंग में जब ये तीनों पॉइंट दिए हैं तो हमें यह बात करनी है कि 1947 तक आते आते यानी ब्रिटिश काल में 1947 से पहले के दौर में ब्रिटिशर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था शोषण जो था वो भारतीय कृषि क्षेत्रों के शोषण के रूप में किया। भारतीय कृषि क्षेत्र का शोषण इस रूप में कि एक तो ब्रिटिशर्स ने भारतीय लोगों से जो है कह सकते हैं कि व्यावसायिक फसलें थीं यानी नील और कपास जैसी फसलों का उत्पादन जो है बलपूर्वक कराया, या कहें कि भारतीय लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं छोड़ा, जिस तरह क्या हुआ कि भारतीय कृषि क्षेत्रों का शोषण हुआ। दूसरी बात यह थी कि भारत में कर प्रणाली जो भू राजस्व प्रणाली है वो इस तरह की अपनाई गई, जैसे हम इस्तेमारी बंदोबस्त की बात करते हैं बंगाल के कर प्रणाली की, जिस कर प्रणाली में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के सभी कृषि क्षेत्रों को जमींदारियों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया था, और इन जमींदारियों पर नियुक्त जमींदार यानी उन जमींदारियों के ऊपर जो भी अधिकारी नियुक्त थे जिन्हें हम जमींदार आमतौर पर उस समय कहते थे, इन जमींदारों से कंपनी को एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित कर की रकम मतलब प्राप्त करनी थी। यानी कि जो जमींदार है वो कंपनी को एक निश्चित समयावधि में निश्चित कर की राशि देगा, भू राजस्व की राशि देगा। बदले में कंपनी ने जमींदारों को यह अधिकार दिया कि जमींदारों के नियंत्रण में जितना भी भूभाग आता है, जमींदारों के नियंत्रण में जितनी भी कृषि भूमि आती है उस पर खेती करने वाले किसानों से जमींदार मनमाने तौर पर कर वसूल सकता है। और इस तरह ये जो है कृषि का जो आर्थिक शोषण है ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भारतीय का हुआ। ये कर की दरें जो जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाई गई थी, जो जमींदारों द्वारा किसानों से वसूली गई थी, वो इतनी अत्यधिक थी, इतनी अधिक थी कि जिनका जो है कोई मतलब कह सकते हैं कि उस समय के एक आम किसान को भर पाना संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। तो इस दो तरह से, एक तो भारतीय कृषि में इस फसलों का जो हस्तक्षेप है कि कौन सी फसलें किसान उगाएंगे कौन सी नहीं, इस रूप में कृषि का शोषण हुआ, और दूसरा वही के किसान जो हैं उन पर जमींदारों की नियुक्ति और जमींदारों के द्वारा मनमाने करों की वसूली, इसने कृषि का शोषण बड़े पैमाने पर किया। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्रों के शोषण की। तो देखिए ब्रिटिश काल में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र यानी भारतीय उद्योग, तो उस समय भारत में उद्योगों के नाम पर सबसे बड़ी जो एक चीज थी वो थे हमारे देश में हस्तशिल्प। यानी जब हम 1947 से पहले के भारत में उद्योगों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि भारत में हस्तशिल्प जो था, हैंडीक्राफ्ट जो था, वो भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक था। और इस समय इस उद्योग क्षेत्र को यानी भारत के हस्तशिल्प को इस तरह बड़े नियोजित ढंग से, बड़े जो सोच समझकर, बड़ी प्लानिंग के साथ जो है तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, उसका आर्थिक शोषण किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। कि देखिए जो भारतीय मतलब उद्योग था यानी शिल्प उत्पादन था, एक तो शिल्प उत्पादन द्वारा बनाई गई वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत मांग थी, साथ ही साथ देश के देशी रजवाड़ों में, देश के जो है बड़े घरानों में उन वस्तुओं की बहुत डिमांड और बहुत ही उनको वैल्यू दी जाती थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आगमन किया तो भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यानी भारत के औद्योगिक क्षेत्र को जो है बड़े क्रमबद्ध तरीके से, बड़े सिक्वेंशियल तरीके से बर्बाद किया कि हस्तशिल्प के वस्तुओं के उत्पादन पर बहुत अधिक कर लगाए गए। इन वस्तुओं के जहां विदेशों में मांग थी, विदेशों में निर्यात करने, विदेशों में एक्सपोर्ट करने पर बहुत ज़्यादा कर की दरें लगाई गई। यानी जो वस्तुएं पहले तक यानी ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले तक बहुत सस्ती दरों पर मिला करती थी, क्योंकि उन पर कर की दरें बहुत सीमित थी, बहुत जो है एक लिमिटेड लेवल की थी, ब्रिटिशर्स ने उन पर इतने कर लगा दिए कि उन वस्तुओं का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अधिक बढ़ गया। और जिस तरह की जो है भारतीय हस्तशिल्प जो है विदेशी बाजारों से बिल्कुल बाहर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बिल्कुल बाहर हो गया। साथ ही साथ देश में जो कह सकते हैं कि देशी रजवाड़े देशी रियासतें कि जो हस्तशिल्प की बहुत अच्छी कहते हैं कदरदान थी, उनका जो है उन्हें कह सकते हैं समाप्ति कर दी गई थी, देश में रजवाड़े समाप्त कर दिए गए। इस रजवाड़ों के समाप्त करने की वजह से हस्तशिल्प का लगभग पतन हो गया, और इस तरह देश में औद्योगिक क्षेत्रों का शोषण जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ। फिर बात करते हैं विदेशी व्यापार। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करते हैं ब्रिटिश काल में, तो हम पाते हैं कि विदेशी व्यापार के नाम पर भारत से कच्चा माल कपास के रूप में, रेशम के रूप में या अन्य पदार्थों के रूप में कच्चे माल की बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है निर्यात किया जाता था उस समय ब्रिटेन।
और ब्रिटेन से बना बनाया माल लाकर भारत में बेचा जाता था। इस तरह दो जो चीज़ें मतलब जो है भारत में विदेशी व्यापार, जो भारत का विदेशी व्यापार था उसके पतन, उसके शोषण की जो बात आती है कि देखिए सिंपल सी बात थी कि उस समय भारत को कच्चे माल का जो है एक केवल माध्यम, एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था ब्रिटेन के द्वारा, और ब्रिटेन से बने बनाए माल का एक अच्छा बाजार, एक अच्छी मार्केट भारत को देखा जा रहा था। यानी भारत से कच्चा माल जो है ले जाया जाएगा और वहाँ से बना बनाया माल लाएगा। अब इस सब में ये और बात जरूरी थी कि भारत पर इतने सारे प्रतिबंध थे, इतनी सारी बाध्यताएं थीं कि भारत अपना कच्चा माल ब्रिटेन से अधिक कीमतों पर भी दूसरे देशों में नहीं बेच सकता था, और ना ही भारत जो है बने बनाए माल को लाकर भारत में जो बेचने पर ब्रिटिशर्स पर कोई पाबंदी लगाने का हकदार था। इस तरह भारत का जो विदेशी व्यापार है लगभग जो है विदेशी व्यापार का मतलब सिर्फ ये था कि भारत से कच्चा माल जाएगा और ब्रिटेन से, यानी कि उस समय के ब्रिटिश जो है साम्राज्य से बनी बनाई चीज़ें लाकर भारत में बेच दी जाएंगी। इस तरह का जो है विदेशी व्यापार की दशा 1947 तक आते आते ब्रिटिश शासन में हुई, और भारत के इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आर्थिक शोषण जो है वो ब्रिटिश काल में जो है भारत में हुआ। इसकी जब हम बात आगे करते हैं तो यहाँ हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है विशेषताएं क्या थी। ये हमने बात कर ली कि किस तरह शोषण हुआ कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र का। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए 1947 में भारत को आज़ादी मिली, और भारत के समय मतलब आज़ादी के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, उसकी स्थितियां क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि 1947 भारत का बंटवारा भी हुआ, भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे, उन हालातों की क्या विशेषताएं थी, यानी इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस दौर से गुजर रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ क्या थी, हम उसकी बात यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखिए जब भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं उसे वर्णन करने के लिए हम कुछ बिंदु की यहाँ बात कर रहे हैं। ये बिंदु क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था। तो 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता के तौर पर हम ये बात कर रहे हैं कि उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गतिहीन थी। गतिहीन शब्द का अर्थ होता है कि जिसमें गति ना हो, जिसमें मोशन ना हो, यानी कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय बिल्कुल जो है कह सकते हैं निष्क्रिय पड़ी हुई थी, बिल्कुल जो है गतिहीन थी, क्योंकि भारत में उस समय की अर्थव्यवस्था में कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव, कोई भी सुचारू गतिविधियां नहीं हो रही थी 1947 में। इसलिए हम 1947 यानी जो है देश की स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के रूप में बात कर रहे हैं, गतिहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन अर्थव्यवस्था के साथ जब हम बात करते हैं तो देखिए साथ ही साथ क्या था, एक भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता ये थी कि भारत की अर्थव्यवस्था एकदम पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। यानी कि पिछले लगभग जो है एक सदी में कह लें, या लगभग जो पिछली 2 सदियां हैं, कि जिस टाइम पीरियड में, जिस समय अंतराल में भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन था, इस पूरे दौर के आर्थिक शोषण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पिछड़ गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थितियां हैं पूरी तरह से जो है
चौपट हो गई थी, ठप हो गई थी, ये 1947 में यानी स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषताओं में से एक है। तो देखिए, जब हम अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन की बात करते हैं, यानी हम कहते हैं कि 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, तो इसके साथ ही हम बात करते हैं कृषि का पिछड़ापन, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर उस समय कृषि क्षेत्र था, एग्रीकल्चर फील्ड था। तो हम बात करते हैं कृषि का पिछड़ापन। कृषि का पिछड़ापन, तो देखिए कृषि के पिछड़ेपन को हम इस लिहाज से समझ सकते हैं कि जब 1947 की हम बात करते हैं तो 1947 में जो उत्पादन है कृषि का उत्पादन वो 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 660 किलोग्राम उस समय जो है गेहूं का उत्पादन हो रहा था। और लगभग अगर हम चावल की बात करते हैं तो 665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उस समय चावल का उत्पादन हो रहा था। यानी अगर आज की तुलना में हम देखें 1947-48 को, तो एक बहुत, तो कहते हैं निम्न स्तर पर, क्योंकि जो है देश के हालात इस तरह के 1947 तक हो गए थे खुद कृषि क्षेत्रों के, जबकि भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। लेकिन उस दौर तक आ जाते भारत में कृषि के हालात इतने बद से बदतर हो गए थे कि भारत में कृषि उपज के नाम पर गेहूं का जो उत्पादन था वो 660 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था और चावल का उत्पादन उस समय 665 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। इसके साथ हम बात कर लेते हैं कि भाई भारत के जो कुल उत्पादन की जो अनाज का उत्पादन है वो 527 लाख टन, इतना उत्पादन जो है उस समय भारतीय कृषि में लगभग 527 लाख टन का उत्पादन, यानी 2 महत्वपूर्ण फसलों अनाज का, गेहूं और चावल का उत्पादन इस समय देश में था। साथ में बात करते हैं, जब देश की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उद्योगों का पिछड़ापन। उद्योगों का पिछड़ापन, तो देखिए 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, भारत में उद्योगों का पिछड़ापन इस हद तक था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था में हम बात कर सकते हैं कि उद्योग के नाम पर केवल ये था कि भारत उस समय ब्रिटेन को कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले एक स्रोत, एक माध्यम के तौर पर ही केवल इस्तेमाल हो रहे थे। इसके अलावा भारत में ऐसा कोई भी ऐसा उद्योग नहीं था कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जहां पर वास्तव में उत्पादन हो रहा हो। यानी कि सिंपल सी बात, उस समय की अगर बात करते हैं ब्रिटिश काल के 3 महत्वपूर्ण शहरों की, कलकत्ता, मद्रास और बंबई की अगर बात करें, तो ये भी केवल जो है कच्चे माल को संग्रहित करने के लिए थे कि जहां से, मतलब मद्रास, कलकत्ता, मुंबई अगर आप मैप पर देखें, ज्योग्राफिकली हम देखें तो पाएंगे कि समुद्र किनारे हैं, यानी प्रमुख बंदरगाह हैं ब्रिटिश काल की, ये औद्योगिक नगर कहलाते थे। और इन औद्योगिक नगरों में भी उस समय क्या था, केवल और केवल कच्चे माल को इकट्ठा करके लाकर वहां से जहाजों में लाद कर ब्रिटेन ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा था। और ब्रिटेन से बनाए माल को लाकर भारत में बेचने के जो 3 केंद्र बिंदु थे वो मद्रास, कलकत्ता और बंबई थे। तो उद्योग के नाम पर देश में केवल और केवल कच्चे माल की जो है कह सकते हैं कि सप्लाई दी जा रही थी ब्रिटेन को, और वहां से बने बनाए माल को लाकर भारत में बेचा जा रहा था। और यही उद्योग था उस समय देश का, ठीक है, जो कि बड़ी बद से बदतर हालातों में 1947 में पहुंचा हुआ था। इसके साथ हम बात करते हैं अनियंत्रित निर्धनता। अनियंत्रित निर्धनता यानी कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी की बात करते हैं, अनियंत्रित निर्धनता, गरीबी की बात करते हैं। तो 1947 की अर्थव्यवस्था की ये जो विशेषता है कि उस समय भारत में जो गरीबी दर है, भारत में जो निर्धनता है, वो अपने उच्च स्तर पर थी, वो अपने हाई पीक पर थी। और ये उस समय की जो है कह सकते हैं कि आर्थिक विशेषता के तौर पर देखा जाता है। अगर देश में हम उस समय की आर्थिक जो है संरचना की बात करें, आधारिक संरचना की बात करें, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हम पाएंगे कि उस समय देश की, अगर हम बात कर सकते हैं कि भाई देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की जो है आधारिक संरचना,
आधारिक संरचना क्या होती है कि देश का वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश को चलाने या देश की इकोनॉमी को चलाने का काम आता है उसे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, आधारिक संरचना कहते हैं। और 1947 जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे देखें तो हम पाएंगे कि भारत में जो बिजली का उत्पादन है इस समय वो मात्र 2100 मेगावाट बिजली का उत्पादन था। साथ ही 53,596 किलोमीटर 96 किलोमीटर रेल मार्ग और इसके साथ साथ 155 किलोमीटर यानी अगर हम देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें दो चीज़ों को हम महत्वपूर्ण तौर पर लेके चलते हैं। यानी 2100 मेगावाट बिजली का उत्पादन उस समय देश में हो रहा था और 53,596 किलोमीटर का भारत का कुल जो है रेल मार्ग था, कुल जो है भारत का विस्तार क्षेत्र था। इस तरह बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जिसके हालात 1947 में बहुत ही बद से बदतर थे। अब है आयात पर बाहरी निर्भरता। हम 1947 की जब बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये बात जो है मेंशन करनी पड़ेगी कि उस समय जैसे हमने कहा कि भारत जो है उद्योग के नाम पर, भारत उत्पाद के नाम पर केवल और केवल कच्चा माल सप्लाई कर रहा था, तो हम ये पाएंगे कि आयात पर हम जो है, इंपोर्ट पर हम जो है बहुत ज़्यादा निर्भर थे। आयात पर भारी निर्भरता, यानी भारत जो था छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उस समय आयात पर, इंपोर्ट पर जो है डिपेंडेंट था, उसमें निर्भर था। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसी में विशेषताओं में सीमित शहरीकरण, सीमित शहरीकरण के भारत में उस समय शहरीकरण, शहरों की बसावट जो थी वो बहुत ही लिमिटेड लेवल की थी, बहुत ही जो है कह सकते हैं कि मतलब नाम मात्र कुछ शहरों के नाम पर हमारे देश में उस समय यही कलकत्ता, मद्रास और बम्बई जैसे शहर थे और यहाँ भी लोगों की जो दशा थी वो बहुत अच्छी, बहुत ही जो है बेहतरीन नहीं थी। अब इसके साथ ही हम बात करते हैं अर्ध सामंती व्यवस्था। आदि सामंती व्यवस्था यानी कि 1947 में 1947 में भारत में लगभग जो है अर्ध सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था का मतलब अगर थोड़ा सा अतीत में जाते हैं तो हम पाएंगे कि देश में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा जो कह सकते हैं कि समुदाय जो देश के लगभग जो है अधिकांश जनसंख्या पर, अधिकांश जनजातियों पर जो है अपना नियंत्रण रखता हो, ऐसा सामंत वर्ग हुआ करता था और इस व्यवस्था को ही सामंती व्यवस्था कहा गया था। हालांकि 1947 में भी देश में अर्ध सामंती व्यवस्था यानी कि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एक आर्थिक रूप से भी जो है देश में सामंती व्यवस्था ही थी। इसलिए 1947 में अर्थव्यवस्था की विशेषता है अर्ध सामंती व्यवस्था। अब एक जो चीज़ हमारे 1947 की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो हम इसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के तौर पर भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो एक लंबी अवधि से 1947 से थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, लगभग 200 साल, लगभग 2 सदी भारत ने औपनिवेशिकता की मार को झेला और इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था 1947 में 1947 में आज़ाद हुई। और ये क्या है, हम जो बोर्ड पर देख पा रहे हैं, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या थीं, उसकी खास बातें क्या थीं, हम यहाँ उन सब की बात कर रहे हैं। चलिए इसके बाद हमें जो है देश के, जैसा मैंने पहले भी कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, यानी कि देश की जो है अर्थव्यवस्था के सबसे 3 मेन सेक्टर्स कौन कौन से, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योग क्षेत्र और तीसरा फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र थे और किस तरह जो है 1947 के समय इन तीनों क्षेत्रों की, इन तीनों सेक्टर्स की स्थिति थी, इन तीनों की दशा थी, हम उसकी यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति।
स्वतंत्रता के समय कृषि के हालात की बात करें तो देखिए, कृषि के हालातों की बात करते समय, इसकी चर्चा करते समय हमें जिन बिंदुओं पर बात करनी है वो है निम्न उत्पादन और उत्पादकता। निम्न उत्पादन और उत्पादकता, जैसे हमने पीछे बात की कि देखिए 1947 में, जैसे पिछले जो पॉइंट्स में हमने बात की है कि हालांकि सभी चीज़ों को एक साथ रख के बात की है, यहाँ जो है हम बात कर रहे हैं कि जो देश के तीनों सेक्टर हैं उनकी अलग अलग स्थितियों की बात कर रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात थी कि भारत में 1947 में कृषि की हालत ये थी, कृषि में निम्न उत्पादन और उत्पादकता थी। उत्पादकता भी और उत्पादन भी बहुत कम था। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल की बात की कि इस समय भारत में कृषि उपज का हालात ये थे कि गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो था वो 660 किलोग्राम था, चावल का उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो था 665 किलोग्राम था, और लगभग पूरे देश में जो कुल उत्पादन देश के प्रमुख अनाजों का था यानी गेहूं और चावल का था वो 597 लाख टन था। ये हालात देश की उत्पादकता, मतलब बहुत ही लो लेवल का जो उत्पादन है देश में, कृषि की उत्पादकता और उत्पादन बहुत ही निम्न स्तरीय था, बहुत ही लो लेवल का था। ये क्या है, कृषि के हालातों को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी बात करें, अनिश्चितता की अधिक मात्रा। अनिश्चितता की अधिक मात्रा, तो यहाँ देखिए हम भारतीय कृषि के अगर हालातों की बात करते हैं 1947 में, तो हम पाते हैं कि देश में कृषि के क्षेत्र में अनिश्चितताएं बहुत थी, अनसस्टेनेबिलिटी बहुत थी, यानी देश में कुछ भी निश्चित नहीं था। हम कृषि के साधनों की बात कर लें, कृषि की तकनीकों की स्थिति की बात कर लें, या कृषि में निवेश को लेकर बात कर लें, देश में अनिश्चितताएं, अनसस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ये हालात देश की कृषि के, देश के जो है एग्रीकल्चर के हालात थे। अब तीसरी हम जो बात करते हैं, निर्वाह कृषि पर अधिक निर्भरता। निर्वाह कृषि पर अधिक निर्भरता, तो देखिए सिंपल सी बात थी, जिस समय 1947 में हम कृषि के हालातों की बात कर रहे हैं, तो कि 1947 1947 तक देश में, आज़ादी के टाइम तक देश में क्या था कि देश के कृषि क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या, अधिकांश जो किसान थे वो कृषि को केवल और केवल अपने निर्वाह मतलब गुजारा, यानी जब कोई किसान केवल इतनी भर खेती करे कि जिससे उसके साल भर का अनाज हो जाए, उसके साल भर का पेट भर जाए, इतनी खेती का किसान करता है तो इसे हम निर्वाह कृषि कहते हैं। तो देश में उस समय किसानों का रवैया, किसानों का जो कह सकते हैं दृष्टिकोण था खेती को लेकर, वो केवल और केवल एक निर्वाह कृषि के तौर पर था। निर्वाह कृषि पर अत्यधिक निर्भरता ये देश में 1947 के जो है कृषि हालातों को बयां करने वाला एक महत्वपूर्ण जो है कह सकते हैं कि बिंदु है। चौथी अगर बात करते हैं तो भूस्वामी यानी भूमि के स्वामी और हाँ जी, तो देखिए 1947 के देश में कृषि हालात ये थे कि देश में भूमि के स्वामी यानी कि जमींदारों और भूमि जोतने वालों यानी किसानों के बीच में बहुत गहरी खाई थी, बहुत गैप थे, बहुत ही कहते हैं कि दूरियां थी, जिसकी वजह से देश में कृषि उत्पादन जो था वो इतने प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा था जितना कि होना चाहिए था। साथ ही साथ जब बात कर रहे होते हैं कृषि क्षेत्रों की, तो देखिए कृषि हालातों में हम देखते हैं छोटी और खंडित जोतें, छोटी और खंडित जोतें, यानी देखिए देश में अगर हाँ आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारे देशों की तुलना में भारत में जो कृषि पाई जाती है यानी कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं, खेत पाए जाते हैं, जोतें पाई जाती हैं, तो क्या था ये बहुत ही क्या छोटे आकार की होती हैं और खंडित होती हैं। खंडित और छोटे आकार का मतलब क्या है, हम पाते हैं देश में, आप थोड़ा से एक आम से साधारण से किसान के पास चले जाएँ, यूपी जैसे क्षेत्र में या फिर जो है बाकी क्षेत्रों में, हालांकि हरियाणा और जो है पंजाब जैसे क्षेत्रों में
किसानों के पास भूमि का आकार जो है पर्याप्त मतलब काफ़ी बड़े आकार में है, लेकिन भारत का एक सामान्य एक औसत जो किसान है उसके पास छोटी और खंडित जोतें थीं। यानी जो आप पाएंगे कि एक किसान है, किसान के पास एक खेत जो है थोड़ा सा छोटा जो खेत है वो यहाँ है, दूसरे किसान दूसरी जगह पर है, तीसरी जो खेती है उसकी तीसरी जगह पर है। ऐसे एक ही किसान जो है वो एक स्थान पर जो है पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता जब इसके पास छोटी छोटी जोतें होती हैं और खंडित यानी टूटी हुई या टुकड़ों में जो जोतें होती हैं। तो एक भारतीय कृषि की जो है एक अधिक विशेषता है उस समय ब्रिटिश काल में। साथ ही हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की, तो जैसे आपने पीछे बात की कि भू राजस्व और कर प्रणाली। राजस्व और कर प्रणाली, देखिए भारतीय कृषि के हालात को बयां करने वाला एक अन्य मुख्य बिंदु वो कर प्रणाली और भू राजस्व भी है। यानी कि देखिए हम जैसे पहले हम बात की कि भारत में कर प्रणाली, भारत में टैक्स सिस्टम जो था उस समय एग्रीकल्चर का वो इस तरह का था कि जिसमें जो है एक सिस्टम में बात करें 3 स्टेप थे। सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके नीचे जमींदार थे और जमींदारों के नीचे जो है किसान था। अब ऐसे में जमींदारों को ये मतलब कहा गया कि आपका जो पूरा भूभाग है, आपका जो पूरी जमींदारी है, उस जमींदारी पर आपको कंपनी को जो है एक निश्चित रकम देनी है कर के तौर पर, राजस्व के तौर पर। बदले में जमींदारों को किसानों से कितना भी मन मुताबिक कर वसूलने का अधिकार है, कितना भी टैक्स लेने का अधिकार है। ये जो कर प्रणाली है और भू राजस्व व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने भारत के कृषि क्षेत्र को जो है पूरी तरह चौपट कर रखा था। साथ ही साथ एक जो अंतिम बात हम कहते चलते हैं, कृषि के जब हालातों की बात कर रहे हैं तो उसमें हम बात करते हैं कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण। कृषि का बाध्यकारी व्यापारीकरण, तो कृषि के अगर व्यापारीकरण को देखें, कृषि फसलों के उत्पादन के हम व्यापार को लेकर बात करें तो उस समय किसानों को जो है अपनी फसलें किसी को भी अपनी इच्छा अनुसार बेचने का अधिकार नहीं था। यानी पूरे व्यापारीकरण पर कृषि से उपज होने वाली जितनी भी फसलें थीं वो ब्रिटेन को भेजी जाती थी और ये बड़े बाध्यकारी तौर पर, ये बड़े जो है क्या हर्डल्स के साथ, बड़े ही जो क्या टर्म्स एंड कंडीशन के साथ किया जाता था। यानी उस समय अगर कोई किसान चाहता भी कि अपने कृषि उपज के जो चीज़ों का व्यापार कर सके और करना चाहे या उसको जो है अपनी मन मुताबिक किसी भी देश में बेचे, हालांकि ये हो सकता है कि अगर कोई किसान अपनी वस्तु को मतलब कृषि उपज की वस्तु को किसी अन्य देशों में बेचे ब्रिटेन के अलावा, तो वहाँ से उसे अच्छी कीमत मिले, लेकिन इस कृषि के व्यापारीकरण को इतना बाध्यकारी बना दिया था कर प्रणाली के द्वारा या कह सकते हैं टैक्स सिस्टम के द्वारा कि किसान विवश था, मजबूर था कि उसे अपनी जो फसलें हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचनी है। तो कृषि का व्यापारीकरण, कृषि का व्यापार करना उस समय एक बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी कह सकते हैं कि आज समझने का काम था, बहुत आसान नहीं था। तो यहाँ हमने बात की स्वतंत्रता के समय कृषि के हालात क्या हैं। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि 1947 या फिर कहें कि भाई स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थितियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो आपके सवाल का उत्तर होगा कि 19 स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थितियों को दर्शाने वाले निम्नलिखित बिंदु हैं और आप इन पॉइंट्स को लिखकर जो है डिफाइन करेंगे। आपको इस प्रश्न के साथ जो है लगभग पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे अंक मिलेंगे। इस तरह की जो है पॉइंट्स में जब हम बात करते हैं, एक एक बिंदु पर बात करते हैं, तब एक जैसा मैं बार बात करता हूँ कि जब हम आर्ट्स वाले बच्चों की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले विषयों की बात करते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चों के पास सबसे अच्छी कला क्या होनी चाहिए? अभिव्यक्ति की कला। यानी जो बच्चा है हमारा, जो भी छात्र है हमारा, कि उसे अपने विचारों को, वो जो कहना चाहता है, वो जो सोच रहा है, उसे शब्दों में व्यक्त करने की जो है कला आनी चाहिए। उसे शब्दों में पिरोने की कला आनी चाहिए, वो भी लिखित शब्दों में। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक एलिमेंट है किसी भी बच्चे को अपनी परीक्षाओं में अंक प्राप्त करने का, कि उसने पढ़ा कितना, उसे समझ कितना आया, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वो अपने पेपर पर लिख कितना पाया और कितने प्रभावी ढंग से लिख पाया, ये अलग सेक्टर है, ये अलग मुद्दा है। तो बार बार हम बात करते हैं कि भाई उस चीज़ पर काम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हम भारत में 1947 स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं, तो भारत में उद्योग के नाम पर जो सबसे बड़ा उद्योग उस समय था वो था हस्तशिल्प।
हस्तशिल्प उद्योग। तो हस्तशिल्प उद्योग जो है उस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो है उद्योग है। और हम बात करते हैं कि किस तरह जो है हस्तशिल्प उद्योग जो था उसे ब्रिटिश सत्ता ने यानी ब्रिटिश सरकार ने जो है कह सकते हैं पूरी तरह से चौपट कर दिया। तो जब हम ब्रिटिश जो है मतलब काल में औद्योगिक की बात मतलब आज़ादी के टाइम पर कह लो, है ना, तब हम जो है औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं राज्य की विविध मूलक प्रशुल्क नीति। राज्य की विविध मूलक प्रशुल्क नीति यानी टैक्स सिस्टम था ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश शासन का उस समय पर, वो बड़ा विविध मूलक था। विविध मूलक क्या, बड़ा जो है कह सकते हैं विविध मूलक विविध मूलक प्रशुल्क नीति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो विविध मूलक जो प्रशुल्क नीति है यानी कि कह सकते हैं एक डिस्क्रिमिनेटेड जो टैक्स सिस्टम था ब्रिटिश सत्ता का, ब्रिटिश सरकार का, उसकी वजह से देश में औद्योगिकरण का पूरी तरह से लोप हो गया। देश का हस्तशिल्प जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कैसे बात करें कि भाई सिंपल सी बात थी, क्योंकि टैक्स सिस्टम इस तरह से लगाया गया था कि अगर कोई भारतीय हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं यानी उस समय कपड़ा या आज कह सकते हैं कि हाथ से बनाए गए जो बेशकीमती बर्तन, बेशकीमती सामान, आभूषण इत्यादि, जिनकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन टैक्स सिस्टम इस तरह से लागू किया गया था कि जो भारतीय उत्पादित जो वस्तु है उस वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने तक इतना कर लगा दिया जाए कि उसकी कीमतें अपनी वास्तविक कीमत से कई गुना बढ़ जाएं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी जो बढ़ी हुई कीमतों के रूप में लोग या बाकी जो देश हैं वो उस वस्तु को स्वीकार न कर पाएं। साथ ही साथ क्या था कि विदेश से बनकर आने वाली जो चीज़ें थीं उन पर टैक्स इतना कम लगाया गया था कि जिसकी कीमतें भारत में आने के बाद बहुत ही क्या हो जाएं कि भाई सस्ती दर पर पड़े। अब सिंपल सी बात ये थी कि जब हाथ से बनाई गई जो वस्तु है भारत में ही भारतीय लोगों को ही महंगी पड़ रही थी, इसकी तुलना में ब्रिटेन से जो है मशीन से बनाई गई जो चीज़ें थीं वो भारत में लाकर बेची जा रही थी, जो अधिक आकर्षक थीं और अधिक सस्ती थीं। इस तरह जाहिर सी बात है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसे में जो लोग हैं वो हाथ से बनाई गई चीज़ों को कम पसंद करेंगे और वहाँ से बनकर आने वाली चीज़ें हैं उन्हें अधिक पसंद करेंगे। और इस तरह पूरी जो ये जो विविध मूलक जो प्रशुल्क नीति है, टैक्स सिस्टम है, इसने भारत में हस्तशिल्प का लगभग जो है पतन कर दिया, इसका विनाश कर दिया। तो पहला कारण है राज्य की विविध मूलक नीति जिसने देश के औद्योगिक क्षेत्र को बर्बाद किया। दूसरी बात करते हैं राज दरबारों का लोप हो जाना, जैसे हमने पहले भी कहा राज दरबारों का लोप हो जाना यानी विलुप्त हो जाना, या कह सकते हैं कि विलुप्त कर दिए जाना, विलुप्त जो है मतलब खत्म कर दिए जाना। जाहिर सी बात है ब्रिटिश सत्ता ने देश की देशी रजवाड़ों को, देशी रियासतों को, राज दरबारों को जो है डिमोलिश कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया। और जिन राज दरबारों में इस हस्तशिल्प की यानी इस हस्तकला की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अहमियत दी जाती थी, जहाँ पर जब उनका ही विलुप्त हो गए, वही समाप्त हो गए, तो देश में जो हस्तशिल्प है उसका भी पूरी तरह से विनाश हो गया, हस्तशिल्प ही खत्म हो गया। तो इसी से हमने पहले बात कर ली है कि मशीनों द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं थी उनसे प्रतियोगिता हस्तशिल्प की जो वस्तुओं का ना कर पाना। जैसे मैं थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सिंपल सी बात थी कि जब कोई वस्तु सस्ती दरों पर हाथ से बनाई गई जो मतलब वस्तु है उस पर इतने टैक्स लगा दिए हैं कि उसकी कीमत अपने ही देश में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो उसकी क्या ही जो है कीमत होगी, हम अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो है मशीनों से बनाई गई जो चीज़ें हैं उन वस्तुओं को भारत में लाकर इतनी अच्छी जो है दरों पर बेचा जाए, इतनी सस्ती दरों पर बेचा जाए कि जिससे भारतीय लोग अमूमन जो है उन वस्तुओं को इस्तेमाल करना, जो हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं उन्हें इस्तेमाल ना करके मशीनों से बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनको इस्तेमाल करें। तो इस तरह जो है ये जो मशीनों से बनाई गई वस्तुएं थी
उनकी प्रतियोगिता भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं नहीं कर पा रही थी। इस तरह भारत में हस्तशिल्प का लोप हो गया, उनका पतन हो गया। चौथी जो हम बात करते हैं कि भाई देखिए, जैसे जैसे जो समाज आधुनिक हुआ वैसे वैसे क्या हुआ कि मांग का स्वरूप ही बदल गया। और जिस समय हम थोड़ा सा प्रारंभिक जो है भारतीय अगर देखें कि माहौल की बात करते हैं, प्रारंभिक जो स्वतंत्रता के बाद का जो हाल फिलहाल टाइम था, उस समय को हम देखें तो हम पाएंगे कि ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश शासन जो है उस समय किस तरह काम कर रहा था। कि भाई देखिए, जाहिर सी बात है कि एक तरह से आदर्श के तौर पर स्थापित हुआ। समाज के भारतीय समाज के लगभग जो है एक बड़े हिस्से ने ब्रिटिशर्स की वस्तुएं या उन जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल को अपनी प्रतिष्ठा का सूचक समझ लिया। उन्हें अंग्रेज बनने के जो है चक्कर में जो विदेशी वस्तुओं का जो मांग है उनका जो है ज़्यादा डिमांड की। अब इससे क्या था, भारत में मांग का स्वरूप बदल जाना भी क्या है, भारतीय उद्योग के पतन का, उसके विनाश का एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ में अंतिम जो कह सकते हैं कि भाई ताबूत में आखिरी कील का जो काम किया वो किया भारत में रेलवे के आगमन ने। भारत में रेलवे का आगमन, भारत में रेल का आगमन हम जैसे जानते हैं कि भारत में 1813 में रेल का जो है भारत में 1853 में 1853 में जो है रेल का आगमन हो गया था। और रेल के आगमन से क्या हुआ कि भारत में जो हस्तशिल्प है उसकी बर्बादी जो है सुनिश्चित कर दी गई थी। किस तरह कि अब तक जो बाहर से आकर मतलब बनकर आने वाली जो वस्तुएं थी केवल और केवल देश के जो तटीय इलाके हैं वहाँ तक सीमित थी, क्योंकि इनकी जो प्रमुख बंदरगाहें थीं वो मद्रास में, कलकत्ता में और बम्बई में स्थित थीं। और इनके द्वारा जहाज से लाया गया माल जो था वो स्थल मार्गों से देश के आंतरिक भागों में नहीं पहुंच पा रहा था जब तक रेल का आगमन देश में नहीं हुआ था। रेल की शुरुआत भारत में केवल और केवल ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, यानी कि देश के आंतरिक भागों से भी कच्चा माल लाद कर ट्रेनों में समुद्र तक लाया जा सके और समुद्र तटों में लाद कर फिर जहाज़ों के माध्यम से ब्रिटेन भेजा जा सके। वहाँ से बना बनाया माल लाकर इन तटों पर, इन किनारों पर, इन प्रमुख शहरों में यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई जैसे शहरों में उतारा जा सके और फिर वहाँ से रेल के माध्यम से उस सामान को देश के कोने कोने तक पहुँचाया जा सके। इसी उद्देश्य से भारत में रेल का आगमन हुआ और रेल के आगमन से भारतीय हस्तशिल्प, भारतीय उद्योग पूरी तरह से पतन की कगार पर आकर खड़ा हो गया। ये भी जो है एक कह सकते हैं भाई बड़ी विडंबना है देश के 1947 के आगमन की। 1947 के साथ ही इन सब बातों के साथ एक निचोड़ की एक और बात कर लेते हैं कि आधुनिक उद्योग का निराशाजनक या फिर नाम मात्र का विकास हुआ। या फिर नाम मात्र, यानी भारतीय हस्तशिल्प या भारतीय उद्योग जो बाद में 1947 के आसपास जो है स्थापित किए गए थे, तो हम पाते हैं कि इस समय भारत में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण या बहुत ज़्यादा बड़े उद्योग, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज जो है स्थापित नहीं की गई थी। अगर हम एक उद्योग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि टाटा स्टील्स को लेकर बात कर लेते हैं, 1907 में उसकी स्थापना और जो है टाटानगर में। इसके अलावा भारत में कह सकते हैं कि बहुत ही निराशाजनक रूप से नाम मात्र के लिए, केवल नाम के लिए जो है देश में उद्योगों का विकास हुआ। एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि देश में किसी निजी फर्म पर, किसी निजी व्यक्ति के पास निवेश करने के लिए उद्योगों में इतना धन, इतनी संपत्ति नहीं थी और देश की सरकारें जो थी उस समय मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी हुई थी। इसलिए आधुनिक जो उद्योग हैं देश में उनका भी बड़े सीमित स्तर पर, बड़े जो है कहते हैं बहुत ही लिमिटेड लेवल पर जो है उनका विकास हुआ। अब यहाँ हमने जो है कृषि के जो है स्थितियों के बाद जो है देश में उद्योगों की बात कर ली है और साथ में तीसरे सेक्टर की बात भी यहाँ करते चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं देश की अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र की, यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत
तो दोस्तों जैसा हमने बाकी दो क्षेत्रों के बारे में यानी कृषि और व्यापार के बारे में बात की कि कृषि और व्यापार के ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हालात थे, अब हम देश की अर्थव्यवस्था के, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम तीसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं यानी विदेशी व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब विदेशी व्यापार की बात भारत में करते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान, तो हम बात करते हैं कि उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विदेशी व्यापार को दर्शाने वाले जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो तीन महत्वपूर्ण बिंदु भारत में विदेशी व्यापार की स्थितियों को बयां करते हैं, भारत में व्यापार की स्थितियों को दर्शाते हैं, उनमें हम बात करें तो देखिए उस समय भारत में कृषि व्यापार मतलब विदेशी व्यापार कुछ इस तरह का था कि भारत जो था उस समय केवल और केवल जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, तो जैसे दोस्तों हमने बात की कि विदेशी व्यापार के हालातों को समझते हम देखते हैं कि 1947 तक यानी कि ब्रिटिश शासन तक भारत में विदेशी व्यापार के हालात ये थे कि भारत में विदेशी, ऐसा नहीं कि विदेशी व्यापार नहीं था, लेकिन भारत के विदेशी व्यापार की दशा और दिशा इस बात से पता चलती है कि भारत केवल और केवल जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसका शुद्ध निर्यातक था। यानी भारत से केवल और केवल कच्चा माल ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और वहाँ से निर्मित वस्तुएं शुद्ध तौर पर भारत में आयात की जा रही थी, इंपोर्ट किया जा रहा था। यानी सिर्फ और सिर्फ भारत को कच्चे माल के एक स्रोत के तौर पर देखा जा रहा था, और जो बनी बनाई वस्तुएं हैं, जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो ब्रिटेन में बन रही थी, उनके एक अच्छे बाजार के तौर पर भारत को देखा जा रहा था। इस तरह भारत जो था विदेशी व्यापार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक वस्तुओं यानी कच्चे माल का भारत से निर्यात कर रहा था, और वहाँ से बनी बनाई वस्तुओं का भारत में आयात कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था। ये हालत जो थे भारत में विदेशी व्यापार के ब्रिटिश शासन के दौरान थे, जो हमने पहली बात की। दूसरी की बात करते हैं, तो अब देखिए दूसरी बात इसमें हम जो जोड़ते हैं वो ये है कि देखिए उस समय विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश शासन का एकाधिकारी नियंत्रण था। विदेशी व्यापार पर एकाधिकारी नियंत्रण, यानी अब जब बात करें कि देखिए ब्रिटिश शासन उस समय इस हालत में था, मतलब ब्रिटिश शासन भारत में विदेशी व्यापार को इस तरह कंट्रोल कर रहा था कि केवल और केवल भारत अपने द्वार भारत में जो कच्चे माल का उत्पादन हो रहा था, कपास का या बाकी चीज़ों का उत्पादन हो रहा था, उसका निर्यात, उसका जो है कहते हैं बिक्री केवल और केवल ब्रिटेन को कर सकता था। और साथ ही साथ क्या था कि ब्रिटेन से आने वाली वस्तुओं को भारत में लाकर बेचना अनिवार्य सी शर्त थी। कुल मिलाकर हम बात ये कहें कि भाई देखिए उस समय ये हालात थे कि भारत अगर चाहे तो किसी और देश को अपनी जो कच्चा माल है, अपनी जो प्राथमिक वस्तु हैं, वो नहीं दे सकता था, और ना ही कोई और देश भारत में आकर अपने सामान की बिक्री कर सकता था। इसका मतलब ये कि भारत में विदेशी व्यापार पर कुल मिलाकर जो है केवल और केवल ब्रिटिश का या ब्रिटेन जो था उस समय उसका एकाधिकारी नियंत्रण था, उसका जो है फुली कंट्रोल था भारत की मतलब विदेशी व्यापार पर। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, तीसरी बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि देखिए हमारे देश में उसमें ब्रिटिश शासनकाल में क्या था कि भाई व्यापार मतलब बहुत बड़े पैमाने का नहीं था। तो हमारे देश में क्या है कि व्यापार की अधिकता तो थी, व्यापार की अधिकता तो खूब हमारे थी, अधिक्य, परंतु केवल और केवल ब्रिटिश शासन के लिए। यानी देखिए जब हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं कि 1947 तक यानी ब्रिटिश काल तक भारत का जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, बहुत सीमित रहा हो, बहुत कंट्रोल रहा हो, बहुत ही कम रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत में के विदेशी व्यापार की अधिक्यता यानी बहुत थी,
भारत में जो है एक्सेसमेंट बहुत था, लेकिन साथ ही साथ ये जो मतलब अधिकता थी व्यापार की, वो केवल और केवल ब्रिटिश शासन के लिए थी। उसकी जो सारे स्रोत थे, उसके सारे जो आयाम थे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश शासन के लिए थे। ये भारत में विदेशी व्यापार की जो है स्थिति को दर्शाने वाले 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम भारत में विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं। अब इसमें भारत में देखिए, विदेशी व्यापार के साथ हमने भारत की अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, 3 महत्वपूर्ण सेक्टर्स की बात कर ली है। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर ली है, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर ली है, और यहाँ पर हमने फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार की बात कर ली है। इन तीनों जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करने के बाद हम लगभग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था के 3 आयाम हैं, 3 क्षेत्र हैं, 3 सेक्टर हैं, उनके हालात क्या रहे होंगे, उनकी दशा क्या रही होगी, इस सब पर हम एक निचोड़ जो है अपना निकाल पाए होंगे। अब इसके बाद जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत सारे और अन्य कारक जुड़े होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था केवल देश की इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं, देश की सोशल कंडीशंस को, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी दर्शाती है। तो जब हम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था की स्थितियों की बात करते हैं, तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है जनांकीय रूपरेखा। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा। तो देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ आर्थिक स्थितियों को नहीं दिखाती, बल्कि जो जनांकीय रूपरेखा है। जब हम जनांकीय रूपरेखा शब्द की बात करते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम जनांकीय रूपरेखा यानी जनसंख्या की रूपरेखा, जनसंख्या का जो मॉड्यूल है देश में, वो किस तरह का है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए जनांकीय रूपरेखा भी जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की कैसी थी, हम वहाँ थोड़ी सी उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जब हम देश में जनांकीय रूपरेखा ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी बात करते हैं, तो वहाँ हमें जो है 2-3 चीज़ों पर बहुत विस्तार जो है विशेष रूप से ध्यान देना है। तो देखिए, एक तो हमें ध्यान देना है जन्म दर पर और मृत्यु दर पर। जन्म दर और मृत्यु दर यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट। तो देखिए, ये 2 ऐसे मतलब के एस्पेक्ट हैं किसी भी देश की जनांकीय रूपरेखा को जानने के, किसी भी देश की जनसंख्या की स्थिति को जानने के, कि जो दर्शाते हैं कि देश में जनसंख्या है, जनांकीय है, जो हालात क्या हैं, दशाएं क्या हैं। तो देखिए, जब हम भारत में उन ब्रिटिश शासन के दौरान यानी 1947 तक के दौरान बात करते हैं भारत में जो है जनांकीय रूपरेखा, तो उसमें जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों तत्वों को जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसा कि हम बात करें कि जन्म दर का मतलब, अगर जो है परिभाषा पर हम आ जाएं, तो जन्म दर का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 बच्चों पर जो है जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 जो है व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर के अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो हम पाएंगे कि जन्म दर उस समय लगभग 48 और जो मृत्यु दर है लगभग उसमें प्रति 1000, 48 प्रति 1000, और जो मृत्यु दर है वो 40 प्रति 1000 की दर जो है भारत में जनांकीय रूपरेखा में जन्म दर और मृत्यु दर। ये जन्म दर जो है 48 और मृत्यु दर 40 लगभग एक समान है। और इस कारण से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत की जो जनसंख्या है, उसमें बहुत सारे जो है मूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जन्म दर भी बहुत अधिक थी और मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। जन्म दर और मृत्यु दर का उच्च होना इस बात का प्रमाण है, इस बात का जो है कह सकते हैं कि इस बात का जो है दर्शाता है कि भारत में निर्धनता बहुत ही उच्च स्तर पर थी, भारत की जो है निर्धनता बहुत ही चरम पर थी। तो जन्म दर और मृत्यु दर जनांकीय रूपरेखा को दर्शाने वाला पहला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर का मतलब ये होता है कि देखिए, इसे बोलते हैं इसे हम मतलब अगर बात करें तो शिशु मृत्यु दर का सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि
मतलब प्रत्येक जो है 1000 जीवित बच्चों जो जीवित जन्म लेते हैं बच्चे, उनमें से 1 साल के अंदर कितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है प्रति 1000 पर। यानी प्रत्येक 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से, शिशुओं में से कितनों की 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाती है, उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो देखिए, अगर मतलब जो आंकड़ा है उस समय का 1947 के तक का बहुत ही डराने वाला है कि 218 प्रति 1000, यानी प्रत्येक 1000 जो है जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से 1 साल के अंदर 218 बच्चों की जो मृत्यु हो जाया करती थी। ये बहुत ही क्या है, मतलब कह सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं और निर्धनता का बहुत ही बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक प्रमाण है इस शिशु मृत्यु दर के देश में इतने बड़े लेवल पर। जबकि अगर बात करें हम वर्तमान जो है अगर समय की, तो ये शिशु मृत्यु दर जो है घटकर मात्र 34 रह गई है। यानी 34 प्रति 1000 आज वर्तमान में शिशु मृत्यु दर है। जबकि 1947 तक यानी ब्रिटिश काल तक जो है शिशु मृत्यु दर के आंकड़े 218 प्रति 1000 थी। यानी 218 बच्चे प्रत्येक 1000 में से 1 साल की आयु पूरी करने से पहले मर जाया करते थे। इसे शिशु मृत्यु दर के रूप में हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमने बात की जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इसके बाद हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है कि देखिए सामान्य आयु कह सकते हैं किसी व्यक्ति की, या औसत आयु। सामान्य आयु या औसत आयु इस बात का प्रमाण होती है कि देश में जो कह सकते हैं पोषण की स्थितियां हैं, देश में स्वास्थ्य चिकित्सा की जो स्थितियां हैं, या देश में लोगों के जीवन स्तर की स्थितियां क्या है, उसे दर्शाने वाली एक जो चीज़ है वह है जीवन प्रत्याशा। एक इसे हम कह सकते हैं औसत आयु भी कह सकते हैं हम, और ये जो है एवरेज एज भी बोलते हैं जीवन प्रत्याशा को। तो देखिए, जीवन प्रत्याशा अगर हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल तक, तो ये मात्र कितने 32 वर्ष थी। यानी एक औसत आयु का पैमाना, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो आयु थी वो 32 वर्ष थी, जो कि अब वर्तमान में 69.4 वर्ष हो गई है। लगभग जो है एक आदमी औसत जीवन जीता है 69.4 वर्ष है। तो जीवन प्रत्याशा जनांकीय रूपरेखा को दर्शाने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्वरूप होता है कि औसतन लोग कितनी आयु जीते हैं। वहाँ हम बात करें कि 32 वर्ष जो है केवल जीवन प्रत्याशा थी। इसका अर्थ ये हुआ कि मतलब भारत में स्वास्थ्य, चिकित्सा और पोषण के हालात क्या रहे होंगे, ये इस बात को का घोतक है, इस बात को दर्शाता है। अंत में जब हम जनांकीय रूपरेखा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं साक्षरता की। हम साक्षरता की चर्चा करना कैसे बोल सकते हैं, तो देखिए, जो देश में साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता की दर है, वो क्या थी। तो देखिए, अगर बात करते हैं हम कि 1947 तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में साक्षरता की स्थिति मात्र कितनी 16% थी। मतलब में केवल 16% जो है लोग जो थे साक्षर थे। साक्षर का मतलब होता है कि 7 साल से ऊपर के वे सभी लोग जो किसी भी एक भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हों, ऐसे सभी लोग साक्षर कहलाते हैं। और साक्षरता की जो दर थी भारत में ब्रिटिश काल के दौरान वो मात्र 16% थी। मात्र 100 में से 16 लोग जो थे वो किसी भी भाषा को पढ़, लिख और बोल सकते थे। लेकिन अगर इसी समय हम महिला साक्षरता की बात करें तो वो और चिंता की विषय अगर बात करें, ये जो है कुल साक्षरता है। लेकिन जो स्त्री साक्षरता है वो डराने वाला आंक और भी अधिक जो है विचलित कर देने वाला आंकड़ा है कि मात्र 7% की, केवल 7% जो है स्त्री साक्षरता ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश जो है शासन के दौरान भारत में थी। तो यहाँ जनांकीय आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत की आर्थिक स्थितियों की पोल खुल जाती है कि भारत में आर्थिक स्थितियाँ कैसी रहेंगी। क्योंकि जनांकीय जो रूपरेखा है देश की, किसी भी देश की, वो उस देश की आर्थिक स्थितियों का स्पष्ट सा वर्णन होती है, एक स्पष्ट सा जो है आईना होती है। इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जनांकीय रूपरेखा का जो है जिक्र करना एक लाजमी सी बात हो जाती है, एक अनिवार्य सी बात हो जाती है। जब हम जनांकीय रूपरेखा की बात कर रहे हैं तो जनांकीय रूपरेखा में 1-2 बातें हमें और ध्यान रखनी है कि देखिए, जनांकीय जो रूपरेखा है 1947 तक की, यानी ब्रिटिश काल तक की, उसमें जो परिवर्तन आया महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखें जनांकीय परिवर्तन। तो जनांकीय परिवर्तनों में हम बात करते हैं कि देखिए, भारत की जनांकीय रूपरेखा में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं उसे जो है एक केंद्र बिंदु के तौर पर हम देखते हैं 1921 की जनगणना।
अब जब हम जनांकीय परिवर्तनों की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात बहुत ही अच्छी तरह याद होगी या पता होनी चाहिए कि देखिए भारत में जनगणना, जो दशकीय जो जनगणना हम कराते हैं, यानी हर 10 साल बाद भारत में जो जनगणना होती है उसे हम कहते हैं दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना। तो एक दो एक बातें हमें जो ध्यान रखनी है दशकीय जनगणना के बारे में, मतलब एक बोल सकते हैं कि जीके की एक जो है जनरल नॉलेज की एक बात है कि देखिए भारत में दशकीय जनगणना का प्रारंभ हुआ था ये 1872 में, यानी पहली बार जो प्रयास किया करके देखा गया था दशकीय जनगणना का, ये जनगणना का पहला प्रयास जो था वो भारत में 1872 में किया गया था। जबकि नियमित तौर पर जो दशकीय जनगणना है, यानी जो नियमित जो रेगुलर हर 10 साल पे होने वाली जो जनगणना है, इसकी शुरुआत 1881 में कर दी गई थी और 1881 के बाद से यानी हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होती है। 81 मतलब 1881 में हुई होगी, फिर 1891 में, फिर 1901 में, इस तरह से जो है हर 10 साल बाद भारत में जनगणना होती रही है। 1872 में पहला प्रयास, पहली कोशिश, और 1881 से भारत में नियमित तौर पर दशकीय जनगणना होती है। अब हम बात करते हैं जनांकीय परिवर्तन की, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हम एक कहते हैं कि एक बेस पॉइंट हम लेते हैं किसको, 1921 को। 1921 में जब हम जो है जनांकीय परिवर्तन की जो है मूल बिंदु की बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि देखिए 1921 से पहले की अगर बात करें, मतलब यहाँ जो महत्वपूर्ण जो तथ्य बाहर निकल कर आते हैं कि 1921 से पहले भारत में जनसंख्या जो थी वो बहुत स्थिर थी, बहुत सीमित थी, बहुत लिमिटेड थी। अगर हम बात करें कि ये केवल एकमात्र यही दशक है, यानी 1911 से लेकर 1921, ये एकमात्र दशक है भारत की जनगणना के इतिहास में कि जिस एक केवल दशक में भारत की जनगणना नकारात्मक रही, यानी भारत की जनगणना मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो पहले से भी कम हो गई, यानी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का जो एक दशक है वो केवल और केवल 1911 से लेकर 1921 है। इसके अलावा किसी भी दशक में, किसी भी समयावधि में भारत की जनसंख्या जो है ऋणात्मक नहीं रही, हमेशा धनात्मक जनसंख्या रही है। तो 1921 की बात करें तो उससे मतलब ये जो 11 से 21 वाला जो दौर है इसमें जनसंख्या बहुत कम हुई। कारण बहुत सारे थे, भूखमरी इसमें इस दौर में हमारे देश में फैली। इस समय जो है महामारी एक जो है वही विश्व भर के साथ साथ भारत में भी चपेट में आई, और साथ में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो इसी दौर में हुआ। इसलिए बहुत सारे कारकों की वजह से 1911 से 1921 में भारत में जनगणना में जो है नकारात्मक परिवर्तन आया। तो पहली बात तो 1921 से पहले जनसंख्या जो है बहुत सीमित स्तर की है। 1911 से 21 के बीच में एकमात्र ऐसा दशक है कि जब जनसंख्या जो है वो नकारात्मक हो जाती है। 21 के बाद यानी 1921 के अगर बात की बात करें तो जनसंख्या में जो है वो लगातार वृद्धि होती रही है। अगर एग्जांपल बात करें कि 1931 की जो जनगणना है उसमें जनसंख्या में केवल मतलब लगभग 3% की वृद्धि हुई, लगभग 3% में 2.96% है, यानी लगभग की भी जब मैं बात करूं तो 1931 वाली जनगणना में देश की कुल जनसंख्या में कितने लगभग 3% की वृद्धि हुई। 1941 वाली जनगणना में लगभग 4% की वृद्धि होती है, और 1951 की जनगणना में भारत की जनसंख्या में लगभग जो है 4.5% की वृद्धि होती है। तो यानी कि 1921 के बाद देश की जनसंख्या में लगातार सकारात्मक वृद्धि होती रही है, धनात्मक जो है जनसंख्या वृद्धि होती रही है। और देश की जनसंख्या में अगर बात करते हैं कि जितनी अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी देश के संसाधनों पर, देश की कृषि पर उतना अधिक अतिभार बढ़ता है, उतना अधिक लोड बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि एग्जाम्पल की बात करें, अगर देश में कृषि संसाधन सीमित हैं, कृषि भूमि सीमित है, और अगर मान लेते हैं कि 5 बीघा जो ज़मीन है उस पर दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, तो उसे 1000 लोगों का पेट भरना है। लेकिन समय के साथ अगर 1000 लोगों की संख्या 1500 हो जाए तो अब उस ज़मीन पर जो है भार होगा, उस ज़मीन पर प्रेशर होगा कि अब उसे 1000 नहीं 1500 लोगों का पेट भरना है। तो जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों पर, कृषि संसाधनों पर जो है क्या दबाव आता है, उन पर प्रेशर आता है। ये जनांकीय रूपरेखा के अंतर्गत जो है हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाई हमने बात की ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जनांकीय परिवर्तन जो हुए, यानी 21 को हम सेंटर पॉइंट लेके बात कर रहे हैं। 21 से पहले स्थिर जनसंख्या, 11 से 21 के बीच में ऋणात्मक जनसंख्या, और 21 के बाद लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती रही है। जनसंख्या में लगातार जो है धनात्मक वृद्धि होती रही। ये देश में जनसंख्या जो है जनांकीय परिवर्तन को दर्शाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें याद भी रखने हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। अब देखिए जनांकीय परिवर्तन के बाद हम बात करते हैं कि भाई स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा क्या रहा देश का।
तो देखिए देश में हम बात करते हैं व्यावसायिक ढांचे की। व्यावसायिक ढांचे का मतलब क्या है कि देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसका ढांचा क्या है। जब हम उसकी बात करते हैं तो देखिए अगर हम देखें कि भारत में जो व्यावसायिक ढांचा रहा यानी स्वतंत्रता के समय, वो किस तरह का रहा होगा, किस तरह की जो है देश में कौन से क्षेत्र किस चीज़ के अंडर आते होंगे, वो सब बातें हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए जब हम व्यावसायिक ढांचे की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी, प्राथमिक क्षेत्रों की, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए जब हम देश में व्यावसायिक ढांचे की बात करते हैं तो व्यावसायिक ढांचे की बात करते समय हमें ध्यान रखना है कि देश में मूल तौर पर हम देश के सभी उद्योगों को, सभी व्यवसायों को, सभी काम धंधों को जो है मूल रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। 3 मूल वर्गों में कौन है, एक है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कृषि, खनन या कृषि श्रम या वानिकी, वन उद्योग, मतलब जो इस तरह के जो सारे काम है किस में आते हैं, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। या इसे हम जो है एक कहते हैं कि होलसेल तौर पर हम इसको जो है कृषि क्षेत्र भी कह देते हैं, किसको, प्राथमिक क्षेत्र को। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र देश के वे उद्योग होते हैं जो देश में कृषि उत्पादों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल को किसी अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी विनिर्माण करते हैं। तो हम इसे उद्योग क्षेत्र या फिर हम इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कह देते हैं। विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र यानी जो बोलते हैं हम सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर जिसे हम बोलते हैं। तो देश की जो है बात करें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो देश की अर्थव्यवस्था की व्यावसायिक ढांचे को प्रतिबिंबित करते हैं। तो अगर हम देखें कि भारत में जो व्यावसायिक ढांचा रहा तो कृषि का वो रहा जो है आपका 72.7%, यानी कि देश में प्राथमिक क्षेत्र में उस समय की कुल जनसंख्या के 72.7% जो लोग थे वो प्राथमिक क्षेत्र में यानी कृषि, कृषि मजदूरी, वन, वानिकी, मत्स्य उत्पादन, खनन ऐसे कामों में लगे हुए थे। और ये जनसंख्या देश की 72% थी। देश की 72.7% जो आबादी थी वो देश के प्राथमिक क्षेत्रों में, देश के प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई थी। इसके बाद अगर हम देश में उद्योग की बात करते हैं तो देखिए उद्योगों का हालात जो है कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। 10.1% यानी केवल और केवल 10% जो लोग थे वो उस समय उद्योगों में, विनिर्माण क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे। देश में हालात जो थे कृषि के बहुत जो है कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कि भारत जो कृषि प्रधान देश है तो ये जो अवधारणा है, ये जो बात है वो वहीं से आती है कि देश की कुल आबादी के लगभग 72% लोग जो है वो कृषि या कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उन पर लगे हुए हैं और उद्योगों पर मात्र 10% लोग डिपेंडेंट हैं। ये हालात जो हैं देश में जो है बात करें कृषि क्षेत्र के हैं। अब बात करते हैं कि तीसरा क्षेत्र है वो 17.2% यानी कि लगभग 17% जो लोग थे वो देश के तृतीयक क्षेत्र में यानी देश के सेवा क्षेत्रों में लगे हुए थे। अब इस तरह देश की जो कह सकते हैं व्यावसायिक ढांचा है, देश की व्यावसायिक रूपरेखा है, वो इस तरह हमारे देश के सामने आती है कि 1947 में देश में व्यावसायिक जो संरचना है वो किस तरह की थी। 72% लोग प्राथमिक क्षेत्रों में, 10% लोग लगभग द्वितीयक क्षेत्रों में जो है विनिर्माण उद्योग में और लगभग जो है 17% लोग तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए थे। इस तरह देश के जो कह सकते हैं कि जो हालात हैं, व्यावसायिक ढांचा है वो हमारे सामने उभर कर सामने आता है। अब देखिए इसमें जो है 3 बातों का हम निष्कर्ष निकालते हैं इस समय। पहली बात तो ये कि देखिए जो कृषि क्षेत्र है 1947 का भारत का, वो देश में रोजगार का, आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि 72% आबादी जिस काम में लगी हुई है तो जाहिर सी बात है कि देश की इनकम का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है कि भाई हमारा कृषि क्षेत्र है। पहला निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि भाई देश में कृषि क्षेत्र जो है वो देश में रोजगार और आय देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा निष्कर्ष हम इस आंकड़े से निकालते हैं कि जो उद्योग क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र है आय और रोजगार देने का 1947 में, यानी बहुत ज़्यादा रोजगार की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा रोजगार के जो कह सकते हैं कि आशाएं हैं हम उद्योगों से नहीं कर रहे हैं 1947 में, कि देश में कुल आबादी का मात्र 10% लोग जो जनसंख्या है वो देश के उद्योगों में लगी हुई है, उद्योगिक कामों में संलग्न है। और तीसरी बात ये कि जो देश में जो तीनों जो हमारे देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र हैं
उनका असंतुलित विकास है, यानी कि उन तीनों क्षेत्रों का एक समान रूप से या संतुलित रूप से विकास नहीं हो रहा है। इन 3 निष्कर्षों पर, इन 3 बातों पर हम इस आंकड़े के द्वारा इन जो 3 कंक्लूजन्स पर पहुंचते हैं। तो यहां जो हमने बात की कि भाई देश में स्वतंत्रता के समय व्यावसायिक ढांचा, व्यावसायिक जो है रूपरेखा किस तरह की है, वो हमने यहां बात कर ली है। इसके बाद हमें जो बात करनी है, देखिए देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और 1947 तक हम देश के आर्थिक हालातों की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हमें जान लेनी जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें एक चीज़ है कि स्वतंत्रता के समय देश की आधारिक संरचना क्या है। क्योंकि जब हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो आधारिक संरचना को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्वतंत्रता के समय देश की आधारिक संरचना, या आधारिक संरचना होती क्या है, थोड़ा सा ये जान लें, उसके बाद हम आधारिक संरचना के हालातों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए देश की आधारिक संरचना का मतलब होता है कि देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, कि देश के वो संसाधन, देश के वो मॉड्यूल जो देश की इकोनॉमी को गति देते हों, चलाते हों, देश की जो है कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को कहते हैं जो है चलायमान रखें, ऐसे सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, देश की आधारिक संरचना बोलते हैं। यानी आज के समय में अगर हम बात करें तो देश की आधारिक संरचना क्या होगी, देश के जितने भी हम फ्लाईओवर देखते हैं, पुल देखते हैं, सड़कें देखते हैं, बिजली, उद्योग, कारखाने, ये सभी क्या है, देश की आधारिक संरचना के हिस्से हैं, देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है एलिमेंट्स हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था देश की आधारिक संरचनाओं के पर जो है कह सकते हैं कि निर्भर होती है, देश की इकोनॉमी देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होती है। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 1947 में देश की जो है आधारिक संरचना किस हालातों में थी, किन दशाओं में थी। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि लगभग देश में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, देश की जो आधारिक संरचना थी, वो केवल और केवल ब्रिटिश व्यापार या ब्रिटिश जो है अधिकार जो शासन के इर्द गिर्द घूमती है, उसके सर्कमस्टेंसेस में घूमती है। तो यहाँ हम जब बात करते हैं 1947 की आधारिक संरचना की, तो कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें पहला आता है रेलवे। पहला आता है रेलवे। भारत में रेलवे की बात करते हैं, भारत में रेल की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 1853 में 1853 में रेल का प्रारंभ बंबई से ठाणे तक कर दिया गया था। लेकिन भारत में रेल की जो शुरुआत करने का भी मूल उद्देश्य है ब्रिटिश शासन के लिए ये था कि भारत में जो विदेशी वस्तुएं हैं, यानी ब्रिटिश शासन की जैसे हमने पीछे बात की कि भारत में व्यापार का मतलब केवल ये था कि भारत से कच्चे माल को ढोकर ब्रिटेन ले जाया जाए और ब्रिटेन से बनी बनाई वस्तुओं को, निर्मित वस्तुओं को लाकर भारत में बेच दिया जाए। अब क्योंकि रेलवे के प्रारंभ से पहले भारत में ये जो विदेशी व्यापार था वो भारत की बंदरगाहों तक सीमित था, भारत की बंदरगाहों तक ही इनकी जो है दायरे थे। भारत मतलब ब्रिटेन से लाई जाने वाली वस्तुओं को केवल बंदरगाहों तक और भारत के कच्चे माल को बंदरगाहों के माध्यम से वहां ले जाया जा रहा था। तो जो विदेशी वस्तुएं हैं वो ना तो देश के कोने कोने पहुंच रही थी और ना ही देश के कोने कोने से कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाया जा रहा था। तो इस बात को जो है और ठीक करने के लिए, यानी देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंच सके और बाद में बंदरगाहों से लादकर उसको ब्रिटेन ले जाया जा सके, ब्रिटेन से आने वाले माल को बंदरगाहों पर छोड़ा जा सके और उस छोड़े हुए माल को रेलवे के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके, इस उद्देश्य से भारत में रेलवे का प्रारंभ किया गया था। यानी रेलवे जो है वो देश में केवल और केवल ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने का एक माध्यम एक साधन भर तक थी। दूसरी हमने जैसे बात की बंदरगाहों की, दूसरी हम बंदरगाहों की बात करते हैं, यानी जो है डॉकयार्ड की, शिपयार्ड की बात करते हैं। तो देखिए बंदरगाहों का भी इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बंदरगाहों का इस्तेमाल भी उस समय केवल और केवल विदेशी व्यापार के लिए हो रहा था, केवल ब्रिटिश व्यापार के लिए हो रहा था। कि भाई सिंपल सी बात थी, वहां से आने वाला, क्योंकि उस समय भारत और ब्रिटेन में जो यातायात का साधन जो था वो हवाई मार्ग नहीं था, वो सड़क मार्ग नहीं था, वो केवल और केवल जलीय मार्ग था। और जलीय मार्ग में आवागमन करने के लिए जाहिर सी बात थी कि वहां से बना बनाया माल लाकर भारत के बंदरगाहों पर उतारा जाएगा और भारत में जो कच्चा माल है वो बंदरगाहों पर इकट्ठा होगा। उस इकट्ठे माल को बंदरगाहों से जहाज़ों में लादकर ब्रिटेन ले जाया जाएगा। बंदरगाहों की भूमिका, बंदरगाहों का रोल केवल और केवल इसलिए था भारत में।
अगर हम ब्रिटिश काल की प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो 3 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहें देखी जाती हैं, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। मद्रास आजकल जिसे हम चेन्नई के नाम जानते हैं, बम्बई जिसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और कलकत्ता हमारा कोलकाता। ये तीनों जो मतलब बंदरगाहें थी वो ब्रिटिश काल में केवल और केवल भारत में ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। तीसरी हम इसमें बात करते हैं डाक सेवाओं की। डाक सेवा की बात करते हैं तो देखिए, भारत की आधारिक संरचना के तौर पर डाक सेवा का जो भारत में प्रारंभ किया गया था वो केवल और केवल भाई जो ब्रिटिश प्रशासन है, ब्रिटिश शासन तंत्र है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, उसे संचार की गति प्रदान करने के लिए भारत में डाक सेवा का प्रारंभ किया गया था। सड़कों की अगर बात करते हैं हम, चौथा और अंतिम जो हमारा जो है आधारिक संरचना के रूप में हम देखें कि उस समय बनाई गई भारत में जितनी भी सड़कें थीं, सड़कों के बनाए जाने का उद्देश्य केवल और केवल ये था कि जो माल बंदरगाहों तक आ रहा है और जिन तक रेलवे की पहुंच नहीं है, यानी बंदरगाहों तक माल तो पहुंच गया, ब्रिटेन से बनने वाला माल, या फिर जो है जो माल जो है भाई एक जगह इकट्ठा हो गया और वहां तक रेलवे की पहुंच भी नहीं है, तो वहां से इसके माल की आवाजाही करने के लिए सड़कों का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया, सड़कें बनाई गई। कुल मिलाकर यह है कि भारत की आधारिक संरचना जो 1947 तक भारत में देखने को मिलती है, ये आधारिक संरचना केवल और केवल ब्रिटिश व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश व्यापार को जो है उसके हित के लिए, उसके फैलाने के लिए ही बनाई गई थी। ये देश की 3 आधारिक संरचनाओं की हम अपने इस चैप्टर में बात करते हैं, और चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर आते हुए हम एक बात के साथ चैप्टर को छोड़े जाते हैं, और वही बात ये तो एक मतलब कई बार ये जब हम आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो वहाँ कुछ जो है बुद्धिजीवी हैं भारत के, कुछ विद्वान हैं भारत के, जो ऐसा मानते हैं कि क्या ब्रिटेन में जो ब्रिटिश थे वो भारत में केवल भारत का शोषण कर रहे थे, या फिर उनके भारत में होने का कोई सकारात्मक प्रभाव भी था, कोई सकारात्मक चीज़ भी थी, पॉजिटिविटी भी थी। इस बात को हम लास्ट में चैप्टर में रख लेते हैं। तो क्या भारत में ब्रिटिश शासन की कोई सकारात्मक पहचान भी रही है? जैसे कि हमने बात की कि क्या भारत में ब्रिटिश शासन के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी रहे हैं, हम इस बात को यहाँ रखते चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम बात करें कि कुछ लोग जो हैं मतलब पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश शासन को जो है नकारात्मकता के साथ देखते हैं, साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी रहे कि जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के होने की सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिए, पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई दिए। अब वो दिखाई देने वाले लोगों को क्या क्या चीज़ दिखाई दी, हम उनकी बात करते हैं। तो पहले देखिए, पहली चीज़ जो लोग मानते हैं कि देखिए भारत में ब्रिटिशों के होने का एक फ़ायदा ये हुआ कि कृषि के प्रति या कृषि का दृष्टिकोण। तो देखिए, सकारात्मकता देखने वाले लोगों को भारत में ब्रिटिशों की जो सकारात्मकता वो दिखाई देती है कि ब्रिटिशों के होने से क्या हुआ कि भारत में कृषि का व्यावसायिक जो दृष्टिकोण पनपा। यानी हम अगर बात करते हैं भारत के एक जो है आदिम किसान की, भारत में एक जो है एक सामान्य किसान की, तो उन लोगों के लिए कृषि जो थी वो कोई व्यवसाय, कोई व्यापार नहीं था, बल्कि भारतीय किसान के लिए कृषि केवल उसकी परंपरा, केवल उसके जो है भाई पोषण करने का एक साधन भर था। कि मतलब अगर बात करते हैं हम एक एवरेज किसान की, एक औसत किसान की बात करें, तो किसान केवल अनाज अपने पेट भरने के लिए, केवल अपने साल भर के अनाज के लिए ही उगा रहा था। उसके लिए कृषि कोई व्यापार, कोई व्यवसाय नहीं थी। अगर हम थोड़ा सा जो है अगर कोई भी देहात का परिवेश देखें तो हम मानते हैं कि वहाँ पर ऐसा था कि भाई जो किसान था वो केवल और केवल अपने जो है भरण पोषण भर के लिए ही खेती कर रहा था। तो ये जो हम मानते हैं कि किसानों में, भारतीय किसानों में जो कृषि को लेकर व्यावसायिक दृष्टिकोण है, जो ये जो कहते हैं कि बिजनेस माइंड है कि एग्रीकल्चर को लेकर, ये ब्रिटिश शासन की देन है, ब्रिटिश शासन की जो है उपलब्धि है कि उन्होंने हमें कृषि को लेकर जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण दिया। दूसरी बात जो मानते हैं कि भाई रोजगार के नए अवसर, ऐसा माना जाता है सकारात्मकता के तौर पर कि भाई रोजगार के जो नए अवसर हैं वो ब्रिटिश शासन की देन है भारत में।
रोजगार के नए अवसर ब्रिटिश शासन की देन माने जाते हैं। अब रोजगार उन्होंने खाया या रोजगार उन्होंने दिया, ये बड़ा जो है मंथन का विषय है, बड़ा जो चर्चा का विषय है। लेकिन जो सकारात्मक पक्ष देखते हैं ब्रिटिश शासन के भारत में, उनका मानना ये है कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से रोजगार के नए अवसर, रोजगार के नए मौके जो है उत्पन्न हुए। अगर ब्रिटिशर्स ना होते तो ऐसा ना होता। फिर है अकाल पर नियंत्रण की जब बात करते हैं कि देखो ये माना जाता है कि भारत में अकाल पर नियंत्रण करने का अकाल पर नियंत्रण करने के जो तरीके ब्रिटिशर्स ने सुझाए वो शायद भारतीयों के पास नहीं थे। अब ये जो है बड़ी कहते हैं कि हास्यास्पद बात है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले से सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश और अकाल के समय के लिए पर्याप्त अपना संरक्षण और पर्याप्त अपना जो है व्यवस्थाएं करने वाला देश, उसे ब्रिटिश जो देश है वो आकर सिखाता है कि भारत में अकाल पर नियंत्रण कैसे करना है। यह हास्यास्पद बात है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को भारत में ब्रिटिश शासन के होने में सकारात्मकताएं दिखाई देती हैं, उनका मानना यह है कि भारत में एक ये फायदा रहा ब्रिटिशर्स के आने का कि अकाल पर नियंत्रण करने के जो नए नए तरीके हैं वो हमें ब्रिटिशर्स ने सुना जो दिखाए, कह सकते हैं कि सिखाए हैं। अब विनिमय की मौद्रिक प्रणाली भी कुछ लोगों को दिखाई देती है कि भाई लेन देन करने के लिए यानी विनिमय करने के लिए यानी लेन देन यानी विनिमय करने के लिए विनिमय की मौद्रिक प्रणाली है, यानी मुद्रा के द्वारा जो लेन देन करना है, ऐसा मानते हैं मतलब जो है भाई सकारात्मक पक्ष देखने वाले लोग कि जो मौद्रिक प्रणाली है, ये करेंसी के द्वारा जो लेन देन करने की प्रणाली है, ये ब्रिटिशर्स ने हमें दी है, ये ब्रिटिशर्स की देन है। अब वो मतलब जो भी बुद्धिजीवी लोग ऐसा मानते हैं कि मौद्रिक प्रणाली भारत में ब्रिटेन की देन है, शायद उन्होंने या तो इतिहास नहीं पढ़ा या उन्होंने अपने भारत की मौद्रिक प्रणाली नहीं पढ़ी कि जब ब्रिटिशर्स का नामो निशान नहीं था तब से हजारों वर्षों पहले भारत में मौद्रिक लेन देन हो रहा था। फिर भी मान के चलते हैं कि जिन लोगों को भारत में ब्रिटिशर्स के होने का सकारात्मक पक्ष दिखाई देता है, उनका मानना ये है कि भारत में विनिमय की जो मौद्रिक प्रणाली है, लेन देन के लिए जो मुद्रा का इस्तेमाल है, ये ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया। इसका कहते हैं कि सिखाया या फिर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा भारत में किया, ये उन लोगों का मानना है। अंत में बात करते हैं कुशल प्रशासनिक प्रणाली में ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स की देन है। कुशल प्रशासनिक प्रणाली, तो ये माना जाता है कि जो ब्रिटिश शासन के लोग मतलब ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन की भारत को देन ये है, भारत का ब्रिटिश शासन में जो है सकारात्मक देन ये है, सकारात्मक उसका प्रभाव ये है कि भारत में कुशल प्रशासनिक प्रणाली ये ब्रिटिश शासन की देन है। अब ये जो मैंने पहले जैसे कहा कि ये सारी बातें जो है हालांकि बहुत ही हास्यास्पद लगती हैं कि क्या भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले शासन प्रणाली नहीं थी या ब्रिटिशर्स से अच्छी शासन प्रणाली थी या नहीं थी, तो ये मतलब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो है तर्क देने वालों को जो है भाई भारत में ब्रिटिश शासन के होने का सकारात्मक प्रभाव दिखाना है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है ये 5 बिंदुओं पर बात की जाती है कि भारत में ब्रिटिश शासन के होने के सकारात्मक प्रभाव क्या थे। इसी के साथ हमने अपनी जो है फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे स्वतंत्र भारत में भारत की अर्थव्यवस्था की या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की वाले चैप्टर की हमने पूरी बात कर ली है। और स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात क्या थे, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमने तीनों जो है देश के अर्थव्यवस्था के फैक्टर्स की बात की है, तीनों सेक्टर्स की बात की है, तीनों खंडों की बात की है, यानी कृषि, उद्योग और विदेशी व्यापार। इस सब के निचोड़ के साथ हमने इस चैप्टर को बड़ा ब्रीफली कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक सामान्य सी समझ भारतीय आर्थिक प्रणाली के बारे में बना पाए होंगे और अपने नोट्स जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये जो ऐसे चैप्टर्स हैं इनमें थ्योरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा बहुत डेटा है और डेट्स वगैरह तो बहुत जो है कम है। लेकिन इको की जो हमारी फर्स्ट बुक है क्लास 12th की, उसके मुकाबले ये जो किताब है वो बहुत ही आसान दिखाई देती है। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के साथ अपनी एक सामान्य से समझ बना पाए होंगे, थोड़ा सा हम क्लियरिटी जो है अपनी क्रिएट कर पाए होंगे इस चैप्टर को लेकर। इस चैप्टर के अंत में मैं आपके साथ 2 सवालों को छोड़े जाता हूं। पहला सवाल ये कि भारत में जो है पहली बार जनगणना का प्रयास किस वर्ष किया गया था, आप कमेंट में मुझे बताएं। और दूसरी बात आप ये बताएं कि भारत की कृषि के 3 महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र, भारत की कृषि मतलब भारत में अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं, 3 महत्वपूर्ण सेक्टर कौन से हैं, आप ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली